फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इकोसिस्टम टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पेलाजिक फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड। जो पेलाजिक फॉर्म के एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, या पेलाजिक एनिमल्स जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द सी, फ्लोटिंग इन वेव, इन डीप सी, इन द सॉयल, एज पैरासाइट ऑफ मैमल। तो जो पेलाजिक एनिमल्स होते हैं ये पाए जाते हैं सरफेस पर, समुद्र या ओशियन के सरफेस पर। ठीक है, जो कि तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं लहरों में, वेव में। ठीक है, मान लो ये कोई ओशियन है या समुद्र है, तो इसके ऊपर जो तैरते हुए आपको जो दिखने को मिलेंगे उन्हें कहते हैं पेलाजिक एनिमल्स। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं, एक तो है स्क्विड्स, SQUIDS, स्क्विड्स देखने को मिलते हैं, और दूसरे को मिलते हैं आपको प्लैंक्टन्स, PLANKTONS, प्लैंक्टन्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं पेलाजिक एनिमल्स के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा कॉमेंसलिज्म है ये क्या होता है। कमेंसलिज्म इज अ टर्म विच कैरेक्टराइज, कमेंसलिज्म इनमें से किस शब्द को दर्शाता है? ठीक है, या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? लिविंग टुगेदर ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिजमल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एनिमल्स, a group of two or more different animals which cannot exist without the help of one another, the association between two or more different animals where one may sometime be harmful to the other। ठीक है, तो कमेंसलिज्म आपने देखा होगा, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का तो फायदा होता है और एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब इस एक का फायदा है और दूसरे का ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। ठीक है, तो कमेंसलिज्म जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो बेसिकली इन्हीं के लिए यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दो स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें एक का फायदा होता है, एक का न्यूट्रल होता है। ठीक है, मतलब दूसरे को ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। ठीक है, तो इसमें जो स्पेसिफिक आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिविंग टुगेदर ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंस या डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, इसमें या दो दो या दो से अधिक अलग प्रकार के एनिमल्स का जो एसोसिएशन होता है उसी को बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। ये इसका एक स्पेसिफिक आंसर है। जब आप ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो आयोग है, आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर बी सही माना है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑर्गेनिजमल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिफरेंट एनिमल लिखा है, ये ना स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ये एक जनरल आंसर है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके हर जितने भी इंटरेक्शन होते हैं उसमें सब में देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे इसमें प्रिडेशन है वो सब है, तो ये उसमें ना आंसर जा सकता है। ठीक है, जबकि मैं इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करूं तो वो स्पेसिफिक वो सिर्फ यही होगा कि लिविंग टुगेदर दो और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। जबकि यहाँ पर ऑर्गेनिजमल रिलेशनशिप की बात कही है, ये जुड़ता तो कमेंसलिज्म से है, ये शब्द ऑर्गेनिजमल जुड़ता कमेंसलिज्म से है, लेकिन यहाँ पर बोला है ऑर्गेनिजमल रिलेशनशिप बिटवीन दो या मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर मैं इसको नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आयोग ने इसका आंसर यही माना है। क्योंकि यहाँ पर जो ये जनरल स्टेटमेंट के कारण ना ये स्टेटमेंट सब जगह यूज हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, आपका म्यूचुअलिज्म भी आ सकता है, आपका पैरासिटिज्म भी आ सकता है, प्रिडेशन भी आ जाएगा, कॉमेंसलिज्म भी आ जाएगा, कंपटीशन भी आ जाएगा, तो यहाँ ना सारे फॉल कर जाएंगे। ठीक है, बट ये वाला जो है ना वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ए बड़ा प्रिसाइज है और स्पेसिफिक है, जबकि मैं ये देखूं ऑप्शन नंबर बी जनरल है और बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्म ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट थ्रू हर्बीवोरस टू कार्निवोरस कॉल्ड। जो फूड एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, फूड एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर, इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोलॉजिकल निच बोलते हैं, बायोटिक ससेशन बोलते हैं, या फूड चेन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हमारा फूड चेन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होता है। फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर। ठीक है, फूड चेन जो होती है इसमें एक लीनियर ट्रांसफर होता है एनर्जी का,
पहले प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर में आते हैं प्लांट्स, फिर उसको खाने वाले आते हैं हर्बीवोरस, फिर उसको खाने वाले आते हैं कार्निवोरस, फिर इसके ऊपर आता है टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो ये है। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, एक जैसे है ग्रास, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने। ठीक है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया हॉक ने, HAWK। ठीक है, तो ये है इसका एक एग्जाम्पल जिसका मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में ना लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कंपोनेंट होता है। इसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों चीज आ जाती हैं। ठीक है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रहते हैं इंटरेक्शन में। ठीक है, दूसरा है इकोलॉजिकल निच। इकोलॉजिकल निच का मतलब होता है एक किसी एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म का रोल और उसकी पोजीशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निश। ठीक है, अगला है बायोटिक सेसेशन। बायोटिक सेसेशन का मतलब होता है नेचुरल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन इन एन एरिया ओवर द टाइम। किसी एरिया में समय के साथ साथ जो नेचुरल चेंज होता है स्पीसीज की कंपोजिशन में, उसको हम बोलते हैं बायोटिक सेसेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा अबाइसल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन। जो अबाइसल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, अबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पे लिखा है फाउंड इन। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? डीप सी में, डार्क एरिया ऑफ द सी, द एरिया ऑफ द सी वेयर द वाटर इज क्वाइट एंड ऑलमोस्ट स्टिल, द सी वेयर ऑल द अबव इकोलॉजिकल कंडीशन आर एग्जिस्ट। ठीक है, इकोलॉजिकल कंडीशन एग्जिस्ट होती है ऊपर की दी तीनों। देखो, अबाइसल जो एनिमल्स होते हैं ना, जब मान लो एक ओशियन है, इसमें क्या होता है, अबाइसल पाए जाते हैं सबसे नीचे। ये पाए जाते हैं कम से कम जब यहाँ पर 2000 मीटर, 2000 मीटर गहरे पानी में। ठीक है, ओशियन है, ओशियन का जो वो एरिया जहाँ जो 2000 मीटर गहरा होगा, ठीक है, वहां पर ये एनिमल पाए जाते हैं। अबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल इनको बोलते हैं अबाइसल, ABYSA, अबाइसल एनिमल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूरज की किरणें जो है नहीं पहुंचती हैं, सनलाइट यहाँ पर नहीं पहुंचता है, तो इसी को हम बोलते हैं डार्क एरिया। डार्क एरिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है, साथ ही में क्या होता है, यहाँ पर का जो पानी होता है वो बहुत शांत होता है, क्वाइट होता है और स्टिल होता है। ठीक है, स्टिल मतलब कोई वहां पर वो नहीं होता है, मतलब शांत रहता है यहाँ का पानी। ठीक है, कोई वेव ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है वाटर करंट ना बिल्कुल शांत होता है। ठीक है, कोई भी वाटर करंट जैसे आप देखते हैं सरफेस पर वैसा नहीं पाया जाता है। तो ये तीनों एरिया, डीप सी, डीप सी समुद्र के गहराई में पाए जाते हैं 2000 मीटर नीचे। डार्क एरिया है क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं पाई जाती है, और जो ये वाला एरिया है ये बड़ा क्वाइट होता है और स्टिल होता है, मतलब यहाँ पे कोई लहर देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड। वो एनिमल्स जो सी के बॉटम पर पाए जाते हैं, बॉटम मतलब निचले स्तर पर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैंटिक, बेंथिक, लॉटिक और पिलाजिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंथिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं लेंटिक का। लेंटिक वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टिल वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, पानी है, रुका हुआ पानी है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपके लेक्स हो गए, जैसे आपके पॉन्ड्स हो गए। ठीक है, लोटिक जो होता है, लोटिक होते हैं जो बहते हुए पानी में पाए जाते हैं, जैसे रनिंग वाटर में पाए जाते हैं, ये बहता हुआ पानी होता है, जैसे आपका रिवर्स का हो गया। ठीक है, नदियों का पानी हो गया, और स्ट्रीम्स का हो गया, झरनों का हो गया। ठीक है, वहां पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लोटिक एनिमल्स। ठीक है, पिलाजिक जो होता है, पिलाजिक जो होता है जो ओपन वाटर में पाए जाते हैं। ओपन वाटर मतलब सरफेस पर पाए जाते हैं जो, ठीक है, जो वाटर के सरफेस पर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पिलाजिक। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इंटीमेट हेट्रोजेनेटिक एसोसिएशन।
इंटीमेट हेट्रोजेनेटिक एसोसिएशन का मतलब होता है, इंटीमेट यहाँ पर मतलब रेफरेंस करता है कि वो जो है बहुत लंबे समय तक एसोसिएशन में रहते हैं, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक एसोसिएशन में जो रहते हैं उनके लिए यहाँ पर इंटीमेट वर्ड यूज करा गया है। हेटेरोजेनेटिक एसोसिएशन में, हेटेरोजेनेटिक का मतलब है दो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के बीच में जो एसोसिएशन है जो बहुत लंबे समय तक देखा जाता है, उसको हम क्या ना बोलते हैं, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन या अमेंसलिज्म। तो इन चारों में से जो बेस्ट आंसर है ना वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मतलब होता है पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहता है, बड़े लंबे समय तक रहता है और वो दो अलग अलग स्पीसीज का एसोसिएशन होता है। जैसे ह्यूमंस की बॉडी में टेपवर्म का पाया जाना, ह्यूमंस में टेपवर्म का पाया जाना, टेप वर्म, टेपवर्म कहाँ पर पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में टेपवर्म का पाया जाना, ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है दो अलग अलग स्पीसीज का। ह्यूमन अलग स्पीसीज है, टेपवर्म अलग स्पीसीज है। टेपवर्म पैरासाइट की तरह ह्यूमंस की बॉडी के अंदर रहता है, एंडो पैरासाइट है और लंबे समय तक रहता है, इसी को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स इन अ नेशनल पार्क कैन बी रिजल्ट। नेशनल पार्क में हाई डेंसिटी वाला प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एनिमल्स है, उनके बीच में क्या देखने को मिल सकता है, एमिग्रेशन, प्रिडेशन, म्यूचुअलिज्म या इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो देखो जब प्रोटेक्टेड एनिमल्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब एनिमल्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पर जो पाए जाने वाले रिसोर्सेज होंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक है, वहाँ पर जो भी पाया जाने वाला रिसोर्स है वो बहुत कम होगा, ठीक है, जैसे फूड हो गया, स्पेस हो गया, वाटर हो गया, वो तो बड़े लिमिटेड होंगे, ठीक है, वो वहाँ पर क्या होंगे, लिमिटेड, लिमिटेड संख्या में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक तो फूड, दूसरा आपका स्पेस जगह, तीसरा वाटर, ठीक है, ये बड़े लिमिटेड वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, और स्पीसीज क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब ये स्पीसीज क्या है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बोलता है हाईली डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब ना एक दूसरे से compete करेंगे, मतलब ये दोनों आपस में ही कंपटीशन करने लग जाएंगे, किसके लिए, इस लिमिटेड फूड के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा कि हाई डेंसिटी वाले एरिया में या नेशनल पार्क में जब फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होता है या स्पेस लिमिटेड होता है या वाटर लिमिटेड होता है तो उनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिलता है, ये वो होता है जिसमें एक एनिमल्स की सेम स्पीसीज आपस में compete करती हैं फूड, स्पेस और वाटर के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू वन ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम इट्स प्रीडेसेसर, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में मान लो ये दो ट्रॉफिक लेवल है, मान लो तीन ट्रॉफिक लेवल है, पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है या अवेलेबल होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, वो कितनी होती है, ठीक है। 1%, 10%, 20%, 30%। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा लिंडमैन्स का, LINDEMANS, लिंडमैन्स का 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे नीचे पहले सनलाइट होती है, ठीक है, सन से जो एनर्जी निकली उसका जो है यहाँ पर इसके पास जो होता है, मतलब इसके पास जो ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी होती है वो होती है 10% एनर्जी इसके पास होती है। इससे ऊपर जो ट्रांसफर होगी वो इस एनर्जी का 10% ट्रांसफर होगा, उसके ऊपर इस एनर्जी का 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। मान लो इसके पास अगर 1000 किलो कैल एनर्जी है, 1000 है, तो इसके पास कितनी मिलेगी, 100 जाएगी इसके पास, 100 KCL एनर्जी इसके बाद ट्रांसफर होगी और उसके ऊपर इसके ऊपर होगी 10 KCL एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो मतलब जितनी एनर्जी इसके पास है इसका 10% ही ऊपर एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मान लो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने इतनी एनर्जी बनाई, प्रोड्यूसर ने अगर 1000 किलो KCL एनर्जी बनाई तो उसका 10% ही ऊपर वाले में जाएगा, ठीक है, या ऊपर वाले के लिए अवेलेबल रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लिंडमैन का 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएट एनर्जी डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट से जो एनर्जी निकलती है उसका कितना परसेंट जो ये प्रोड्यूसर है अपने अंदर स्टोर करता है फोटोसिंथेसिस के रूप में। ठीक है, तो वो करता है 0.1%। ठीक है, ये जो एनर्जी निकली है सन से पार रीजन में, इसका 0.1% ही ये स्टोर करता है प्रोड्यूसर अपने अंदर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। ठीक है, या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो 0.1% है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 0.1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, एन बी आएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कैपेबल और एब्जॉर्बिंग CO2 एंड NO2। वो कौन सा प्लांट है जो CO2 और NO2 दोनों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है या कैपेबल है। रोबिनिया सुडो आकाशिया, फेजियोलस वल्गैरिस, डॉकस कैरोटा या सीलस इंडिका। चार ऑप्शन है। तो देखो, जब आप रोबिना पोडासियस की बात करते हैं, ठीक है, रोबिनिया सुडो अकाशिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर बी है फेजियोलस वल्गैरिस। कुछ किताब में ऑप्शन नंबर ए आंसर सही माना है, कुछ में बी ऑप्शन सही माना है। अब मैं आपको दोनों को एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ए है, ए और बी दोनों, रोबिनिया और फेजियोलस, ये दोनों ही CO2 प्लस NO2 ये दोनों को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही CO2 और NO2 को एब्जॉर्व करते हैं। CO2 ये एब्जॉर्व करते हैं दोनों फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, दोनों को एब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, जब हम बात करते हैं फेजियोलस वल्गैरिस, तो लैब में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं उसमें ये देखा जाता है कि ये NO2 को यूज कर सकता है, मतलब नाइट्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या एज अ सोर्स ये यूज कर सकता है। ठीक है, जबकि रोबेनिया शुडोअकाशिया ये नाइट्रोजन को अपने, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करता है अपने नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, ये एब्जॉर्व करता है अपने लैब में। ठीक है, फेजियोलस वल्गैरिस करता है लैब में एब्जॉर्ब NO2 को, और जबकि रोबिनिया इस नाइट्रोजन को अपने नेचुरल हैबिटेट में एब्जॉर्व करता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और रोबेनिया को। बहुत सारी किताब में या अलग अलग एडिशंस में आपको ऑप्शन नंबर बी भी देखने को मिलेगा करेक्ट आंसर में। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों कैसे आंसर सही हैं ये बता दिया है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपकी एग्जामिनेशन बॉडी पे, तो वो किस आंसर को सही मानती है। ठीक है, क्योंकि करते दोनों हैं, एब्जॉर्ब दोनों करते हैं, लेकिन ये लैब में करता है, ये नेचुरल कंडीशन में करता है। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।